हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कंपनी लॉ में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पहले भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं जिसके जवाब आपने कमेंट बॉक्स में लिखे भी। तो इसी प्रकार से इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, पिछली बार जो आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए और मैंने उसके जवाब भी ऑलरेडी आप पिछले वीडियो में डिटेल्स में आपको दिया है। आप जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिर्फ इस प्रकार ना बनाएं कि उसके आंसर आपको ऑब्जेक्टिव रूप से मालूम हो गए। आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जब बना रहे हैं फॉर द व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के साथ साथ वो किस सेक्शन से रिलेटेड है, वो अगर उस सेक्शन से रिलेटेड है तो फिर उस सेक्शन को आप डिटेल्स में जाके स्टडी करें। उससे रिलेटेड अगर कोई केस है तो उसको स्टडी करें। इससे क्या होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपकी नॉलेज जो है, थ्योरेटिकल नॉलेज, सब्जेक्टिव नॉलेज भी बढ़ जाएगी। फिर इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब आप प्री देने जाते हैं तो उसके साथ साथ आपकी मेंस की और इंटरव्यू की भी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से निकल के ही बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव जो हैं आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव को आप अगर पढ़ने का तरीका बदल देंगे तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन उसी ऑब्जेक्टिव को अगर आप ऐसे पढ़ेंगे, जैसे आपने कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास आता है, उसके ऑप्शन 4 हैं, उस ऑप्शन में आपने एक ऑप्शन को याद कर लिया और फिर आप अगले प्रश्न पे चले गए, तो फिर आप वहीं तक रह जाएंगे, आपकी ज्ञान सीमित हो जाएगी। लेकिन उसको आप एलोबरेट करके पढ़ेंगे, उसको आप ढूंढ करके पढ़ेंगे, उसके और भी ऑप्शन के साथ मिला के पढ़ेंगे, उसके सेक्शन को, उसके केस को डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो आपके साथ साथ सब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएंगे और ये आपको हमेशा याद रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपको मैं आज जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, आप उसके कमेंट लिखिए। कमेंट में अगर थोड़ा बहुत डिटेल्स आप लिख सकते हैं तो लिखिए। मैं इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो होगा उसमें आंसर बताऊंगा डिटेल्स में, और पिछले वीडियो का मैंने आंसर बताया था, आपने देखा होगा शायद, तो उस तरीके से आपको भी डिटेल्स देखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही सुमेलित युग्म नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। लेखा पुस्तकें, जिसको धारा 2 सब क्लॉज 13 में बताया गया है। लेखा पुस्तकें मीन्स बुक ऑफ अकाउंट। डिवेंचर धारा 2 सब क्लॉज 30 में बताया गया है। लाभांश, लाभांश बोलते हैं डिविडेंड, इसको धारा 2 सब क्लॉज 35 में बताया गया है। और मेमोरेंडम, जिसको धारा 2 सब क्लॉज 85 में बताया गया है। ये डिफिनीसन सेक्शंस पे सारे क्वेश्चंस आधारित हैं। इसको आप मैंने पहले ही कहा था कि डिफिनीसन क्वेश्चन जो है, डिफिनीसन जो सेक्शन है कंपनी लॉ के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखिए, इससे हमेशा प्रश्न आते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसमें भी सही सुमेलित युग्म नहीं है देखना है। इसमें है ऑप्शन ए प्रॉस्पेक्टस, सेक्शन 2 सब क्लॉज 70। ऑप्शन बी प्रोमोटर्स, सेक्शन 2 सब क्लॉज 69। तीसरा है प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 68। एंड डी विदेशी कंपनी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 84 फॉरेन कंपनी। इसमें देखिए कौन से सही हैं और कौन इसमें गलत नहीं है। इसको देखने के साथ साथ जब आप सही प्रॉस्पेक्टस देख रहे हैं 270 में है, तो फिर या प्रोमोटर्स देख रहे हैं 269 में है, प्राइवेट कंपनी देख रहे हैं 260 में, या विदेशी कंपनी, जो भी सही है, उस सही के जो सेक्शन है उस सेक्शन में उस प्रोस्पेक्टस के बारे में, प्रोमोटर्स के बारे में, प्राइवेट कंपनी के बारे में, फॉरेन कंपनी के बारे में आप स्टडी भी करें, उसको पढ़े भी, उसको देखें भी डिटेल्स में। अगला प्रश्न है, प्राइवेट कंपनी की विशेषता है। प्राइवेट कंपनी की क्या विशेषता है? एक है ऑप्शन ए, जिसकी न्यूनतम चुकता पूंजी 1 लाख या इससे अधिक है। न्यूनतम चुकता पूंजी मीन्स मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 1 लाख या इससे अधिक है। ये इस पॉइंट पे आप रिसर्च कीजिएगा, ये पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए ये डाला हुआ है, लेकिन आप इस पर रिसर्च कीजिएगा। मैंने भी जानबूझ करके ये ऑप्शन रहने दिया है। तो आप देखिए ये क्या हो गया है अब।
दूसरा ऑप्शन बी है जो अपने अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध लगाती है। हाँ, अंशों के अंतरण पर मतलब ट्रांसफ़र पे, जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। तीसरा ऑप्शन है सी, अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, कंपनी ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जो अदृश्य तथा अमूर्त है और जिसका अस्तित्व केवल विधि की दृष्टि से है। इसकी प्रमुख विशेषताएं शाश्वतता और व्यक्तित्व से है। शाश्वतता मतलब परपेचुअल, जिनके कारण निरंतर बदलने वाले व्यक्तियों के समूह को अपरिवर्तित माना जाता है और वह एक व्यक्ति की भांति कार्य करता है। उक्त परिभाषा दी है, किसने दी है? ऑप्शन ए है मार्शल ने, ऑप्शन बी हेने ने, ऑप्शन सी लॉर्ड लिंडले ने और ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को जब पढ़ें तो आप ये ढूंढिए ही। आप ये भी देखिए मार्शल, हेने, लॉर्ड लिंडले कौन है, क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंपनी के व्यक्तित्व को मान्यता निम्न में से पृथक किस वाद में दिया गया था? हाँ, थोड़ा इसमें गलत लिखा गया है, इसको आप ऐसे पढ़िएगा, कंपनी के पृथक व्यक्तित्व को मान्यता निम्न में से किस वाद में दिया गया था? हाँ, कंपनी के पृथक व्यक्तित्व की मान्यता। इंडिपेंडेंट लीगल, इंडिपेंडेंट पर्सन, कंपनी के इंडिपेंडेंट पर्सन का मान्यता। ऑप्शन ए है सालोमान बनाम सालोमान कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी है आरसी कूपर बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी है बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इन तीनों केसों को आप स्टडी कीजिए इसके साथ साथ। प्रश्न 6 है, कंपनी की विशेषता नहीं है। देखिए, जब भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें बहुत सारे प्रश्न आते हुए भी हम उसको गलत करके आ जाते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कंपनी की विशेषता नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे कंपनी की विशेषता है पूछा जा रहा है या कंपनी की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है। तो इन छोटी चीज़ों को नहीं या है, ये इनको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है पृथक निगमित व्यक्तित्व, हाँ, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस या हम कह रहे डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, शाश्वत उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशन, असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड अंशों की अंतरणीयता, ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स। तो ये है इसके 4 ऑप्शन, आपको इसके बारे में जानना है और इसमें ऑप्शन भी ढूंढना है। क्वेश्चन 7, निम्न कथनों में सत्य कथन है। कौन सा कथन सत्य है, सही है? ऑप्शन ए, कंपनी को नागरिकता प्राप्त नहीं है, सिटीजनशिप प्राप्त है या नहीं है? हाँ। ऑप्शन बी है कंपनी को राष्ट्रीयता मीन्स नेशनलिटी, हाँ, अधिकार नहीं है, ये अधिवास है, अधिवास, सॉरी गलत लिखा गया है, अधिवास मतलब डोमिसाइल और निवास रेसिडेंस होता है। कंपनी को राष्ट्रीयता, अधिवास और निवास होता है, इसको आप ठीक कर लेंगे। ये क्या है? ये है अधिवास। अधिकार, अधिकार जो है उसको अधिकार की जगह पे आप लिख लीजिए डोमिसाइल। डोमिसाइल, तो अधिकार क्या है? डोमिसाइल। सी ऑप्शन है कंपनी के सदस्यों के दिवालिया हो जाने पर उसका मूल अस्तित्व यथावत बना रहता है। और ऑप्शन डी है सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी का आशय यह है कि कंपनी को हानि होने की दशा में अंशधारियों को अधिक से अधिक हानि उनके अंशों पर दे धनराशि तक होता है। अंशों पर दे धनराशि तक होता है मतलब अनपेड शेयर कैपिटल, अनपेड शेयर अमाउंट तक, अनपेड अमाउंट तक होता है, जो शेयर का अमाउंट अनपेड है। एंड ऑप्शन ई है उपयुक्त सभी। प्रश्न 8 है, कंपनी के प्रबंधन का दायित्व होता है मैनेजमेंट का। ऑप्शन ए निदेशकों पर, ऑप्शन बी निदेशक मीन्स डायरेक्टरों पर, डायरेक्टर पे, ऑप्शन बी प्रमोटर पे, ऑप्शन सी शेयर धारकों पर, जो उनके शेयर धारक होते हैं शेयर होल्डर्स, एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर।
इन तीनों पे। अगला प्रश्न है 9वां, युद्ध काल में किसी प्राइवेट कंपनी के सभी सदस्य बम द्वारा मार दिए गए। ऑप्शन ए, कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी, कंपनी का अस्तित्व बना रहेगा। ऑप्शन सी, इस पे कोई विधि निश्चित नहीं है। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको सही जवाब ढूंढना है और इसको थोड़ा डिटेल्स में भी फिर देख लेना है। 10वां प्रश्न है, कंपनी पर आपराधिक दायित्व ऑप्शन ए, अर्पित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी, आरोपित किया जा सकता है। ऑप्शन सी, चूंकि कंपनी व्यक्ति नहीं है इसलिए उस पर कोई आपराधिक दायित्व अर्पित नहीं किया जा सकता। एंड ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 10 प्रश्न आपके सामने हैं कंपनी लॉ के, जो मैंने दूसरा वीडियो बनाया है ऑब्जेक्टिव का। आपको इसको सॉल्व करना है और मैंने पहले ही कहा इसको सॉल्व करना है, डिटेल्स में जाके आपको सॉल्व करना है। कमेंट में आप भले ही सिर्फ ऑप्शन बता दीजिए, लेकिन आप अपने अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सफल होना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस प्रकार पढ़िए कि वो आपके सब्जेक्टिव और आपके इंटरव्यू में भी काम दे। ये बहुत अच्छा तरीका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने का, तैयार करने का। थैंक यू।